हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के सेकंड संघर्ष असाइनमेंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करे हैं जेई मेन के, जो कि हाईली रिलेवेंट है। बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, ज्यादा बिल्कुल नहीं है। कुछ अच्छे लैंग्वेज वाइज क्रिएटिव क्वेश्चन ऐड किए हैं और कुछ होमवर्क के क्वेश्चन जो क्लास में दिए थे लेकिन करा नहीं पाए, वो इसमें इंक्लूड कर दिए ताकि आपको एक जगह कवर हो जाए। सभी बच्चों को ये बहुत आराम से पेशेंटली करना है और 100% आप कर पाओगे। इसमें सीखने को क्या है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, हार नहीं मानना है। सवाल में सब कुछ आता हुआ भी आप आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो कैलकुलेशन की वजह से, लैंग्वेज के कंसेप्ट की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें की प्रैक्टिस करिए, रीड मत होइए पढ़ाई से भाई, कंपटीशन है, आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल तो बहुत आसान है, इसको डिस्कस करने के लायक ही नहीं है, लेकिन चूंकि हर क्वेश्चन पूरी तरीके से अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए, तो ये भी डिस्कस कर देते हैं भाई। अब इसमें सीखने को सिर्फ लैंग्वेज है, उसके अलावा कुछ नहीं है, लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं है इसमें। देखिए, इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो कहानी बनाया कि वर्टिकल अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहां से इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा इधर QE, इसके वजह से नीचे गिरेगा, d डिस्टेंस नीचे चला। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड, नीचे कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, मैग्नीट्यूड सेम रखा। प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट, यहां से एक प्रोटॉन को छोड़ दिया, वो भी यहां तक d डिस्टेंस चल के नीचे आया है। ठीक है, allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h, same vertical distance h चला है, जितना h ये चला है उतना ही डिस्टेंस ये चला है। the time of fall of the electron in compared to the time of fall of proton, इलेक्ट्रॉन का टाइम मुझे बताइए प्रोटॉन के टाइम के कंपेयर में। तो इलेक्ट्रॉन का टाइम पूछा है, प्रोटॉन के टाइम के कंपेयर में बताइए क्या होगा। लैंग्वेज, एक एक स्टेप में लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से यहां पे आपको पढ़ना है और डिकोड करना है। चलिए अब देखते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को जब मैं यहां से रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0, नीचे फोर्स लगा, क्यूई मास को डिवाइड करोगे इलेक्ट्रॉन के, ये एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। प्रोटॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे कर दिया तो प्रोटॉन पे नीचे फोर्स लगता है। प्रोटॉन का फोर्स हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई बटा मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। दोनों पे फोर्स सेम है, हाँ। इलेक्ट्रॉन का मास कम और प्रोटॉन का मास ज्यादा, मास ज्यादा तो प्रोटॉन का एक्सीलरेशन कम। तो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ज्यादा एक्सीलरेट होगा ऑब्वियस सी बात है वो कम टाइम लेगा, और जो कम एक्सीलरेशन चल रहा है वो टाइम ज्यादा लेगा। टाइम के बराबर क्या होता है, सॉरी डिस्टेंस डी बराबर क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2d बाई ए। तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसका ज्यादा है, हल्का मास है, उसका मास कम होने की वजह से इसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन टाइम कम लेगा, इलेक्ट्रॉन तुरंत भाग जाएगा, इलेक्ट्रॉन का टाइम स्मॉलर होगा। पहले आंसर आ गया, बहुत आसान है। ये देखिए, मास m कैरिंग अ चार्ज q इज सब्जेक्टेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग एंड प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is E, then angle made by the string with the vertical in the equilibrium position is। तो वर्टिकल से ये कितना एंगल बनाएगा ये पूछा है। मान लीजिए चार्ज q, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और यहां से क्या किया, चार्ज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड इंटेंसिटी E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अभी वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा। सर ये सवाल तो आसान है, क्लास में भी कराया था, हाँ इजी है। तो पहले दो तीन क्वेश्चंस बहुत आसान थे, इसमें नीचे फोर्स लगेगा QE, सॉरी mg, और यहां पे फोर्स लगेगा QE। अब ये क्वेश्चन देने का पर्पस क्या था, सुनिएगा ध्यान से। आप तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि सर इसको पूरा ढंग से भी ड्राइव करें तो स्ट्रिंग के लॉन्ग टेंशन T लग रहा होगा, वर्टिकल एंगल ये थीटा है, तो ये हो जाएगा T cos थीटा। बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है ये, T sin थीटा, n नंबर ऑफ टाइम्स नीट और जेई दोनों में पूछा जा चुका है। तो T sin थीटा जो टेंशन है वो QE को बैलेंस करेगा, और T cos थीटा जो टेंशन है वो mg को बैलेंस करेगा। T से T कट जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू आएगा QE बाई mg। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स QE बाई mg। ये बिल्कुल सही है, तुम्हारा आंसर आ गया, खत्म। लेकिन दो बातें यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल में, लास्ट लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए। अगर ये हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछ देता इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो क्या होता। अरे हाँ सर, अगर एंगल यहां से पूछता तो अगर एंगल यहां से पूछता तो ये अल्फा लेते आप, तो टी का कॉस कंपोनेंट इसको बैलेंस करता। तो यहां पे जो आपका अल्फा आ रहा होता एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, वो आता tan इनवर्स mg बाई QE। बोलिए सीखने को मिला कि नहीं मिला। हाँ सर, तो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। हालांकि मैंने चाह रहा था मैं इसमें चेंज कर दूं लैंग्वेज, लेकिन नहीं किया कि चलो ठीक है मैं सॉल्यूशन समझाते समय सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। अब इससे भी खतरनाक चीज इसमें, तुमसे इक्विलिब्रियम का एंगल पूछेगा तो ये जवाब दोगे, लेकिन सेमी सिचुएशन में मैक्सिमम पॉसिबल एंगल पूछेगा तो क्या जवाब दोगे। मैक्सिमम पॉसिबल एंगल जो इक्विलिब्रियम का एंगल है वही ना, नहीं देखो इसमें क्या पूछा, द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन स्पेशली लिखा, लेकिन सब कुछ सेम रखते हुए मैक्सिमम एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग पूछता तो क्या करते।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन एंड मैक्सिमम एंगल बाय द स्ट्रिंग, तो इसका डबल होता। कैसे सर जी, इसका डबल क्यों? थीटा इज इक्वल टू आंसर होता 2 tan इनवर्स QE बाई mg। सर डबल क्यों? ये वही वाला केस हो गया कि कंजर्वेटिव फोर्स जब लगता है और अचानक से कंजर्वेटिव फोर्स लगाओ तो अपने औकात से डबल काम करता है। जैसे m मास के ऑब्जेक्ट को एक स्प्रिंग से लटका के सडनली छोड़ दो तो 2 mg के इलोंगेशन होता है, धीरे धीरे छोड़ो तो mg के होता है। फिर अगर सडनली छोड़ दोगे तो इक्विलिब्रियम पे जाके जब फोर्स बैलेंस होगा तो रुकेगा नहीं। क्यों? मान लो ऐसे स्ट्रिंग था, अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया तो ये तो भागता हुआ जा रहा है, इक्विलिब्रियम पे रुकेगा थोड़ी ना, इक्विलिब्रियम से और उतना ही एंगल आगे चला जाएगा एक्सट्रीम पे, तो ऐसे ऑसिलेट कर जाएगा। हाँ, अब बताओ, पूरा आनंद की अनुभूति हो गई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सर मजा आ गया, एकदम मजा आ गया सर, ये भी सीख लिया। चलिए नेक्स्ट देखिए। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड if a charge is fixed in a direction, charge is fired in the direction different from the line of electric field, then trajectory of the charge is, जैसे मान लीजिए कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और तुमने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया है, तो वेलोसिटी इधर और एक्सीलरेशन इधर मिलेगा, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन मिल रहा है। तो जब भी इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से एंगल बना रहा हो कुछ थीटा, इनिशियल वेलोसिटी का एंगल है, तो पाथ कैसा होता है तुम्हारा? पैराबोला। स्ट्रेट लाइन तो 0 डिग्री एंगल पे होगा, एक्सीलरेशन वेलोसिटी दोनों पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, 0 180। सर्कल में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। यहां पे तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर डायरेक्शन फिक्स हो गया, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर ऐसे चल रहा होता है ना, जैसे सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं और हमेशा ऐसे चल रहा होता है, इसीलिए इलिप्स नहीं। पैराबोला प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यहाँ पे आ जाता है, पैराबोलिक पाथ होता है। बताओ मजा आया? सर भी बढ़िया था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। A positively charged pendulum is oscillating in a uniform electric field pointing upward. Its time period as compared to that when it oscillates without electric field. अब देखो ये लैंग्वेज कैसे घुमा के लिखा है, कह रहा है पॉजिटिव चार्ज पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या लिखोगे? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स ऊपर, mg नीचे, तो t इज इक्वल टू 2/√L बटा g माइनस QE बाई m। यस सर। अब इसका टाइम पीरियड पूछा, इट्स टाइम पीरियड एज कंपेयर टू दैट व्हेन इट ऑसिलेट विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेट कर रहा था तो टाइम पीरियड तो ये था L बाई जी। हाँ सर। उसके बाद अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा इसके कंपेयर में? जब बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेट कर रहा था उसके कंपेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऑसिलेट कर रहा है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? डिनोमिनेटर कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इज मोर इज योर करेक्ट आंसर। सही है क्या? हाँ सर, बहुत आसान है। देखिए नेक्स्ट देखिए। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सोन। The proton trajectory is more curved, alpha particle trajectory is more curved. मोड कर्व मतलब जो ज्यादा डिवेट करेगा उसका मोड कर्व्ड होगा। देखो कितना लॉजिकल सवाल है। तो देखो यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू QED बटा MU स्क्वायर, डायरेक्टली बच्चा इससे कंपेयर करता है। QED बटा MU स्क्वायर, QED बटा MU स्क्वायर, डायरेक्टली बच्चा इससे कंपेयर करता है। लेकिन आपको इससे कंपेयर करने पर दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि फिर tan थीटा इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज बटा मास, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि उसने बोला काइनेटिक एनर्जी और प्रोजेक्टेड सेम, तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में चलेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू आएगा QED बटा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन आता है। हाँ सर। अब अगर काइनेटिक नहीं सेम है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की मोटाई यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है वो दोनों के लिए सेम है, तो tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब चार्ज किसका ज्यादा होता है? प्रोटॉन का चार्ज E, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2E, तो ज्यादा ट्रेजेक्टरी किसका होगा? अल्फा पार्टिकल का। क्लियर है क्या? हाँ सर ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट देखिए। 3 particles are projected in uniform electric field with same velocity perpendicular to the field as shown. Which particle with highest charge to mass ratio? Uniform electric field with same velocity, speed same दिया है, तो हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू होता है QED बटा MU स्क्वायर, स्पीड सेम दिया जी सरकार, स्पीड सेम दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं tan थीटा इज प्रोपोर्शनल टू QED? हाँ सर कह सकते हैं, tan थीटा इज प्रोपोर्शनल टू QED। अब देखो tan थीटा इज प्रोपोर्शनल टू QE एंड D, अच्छा बटा मास भी तो है, U सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड D सेम है, तो Q बाई M आ गया, तो जो ज्यादा डेविएट करेगा उसका चार्ज बटा मास का रेशियो ज्यादा होगा, तो बीच है हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। देखो ये ज्यादा डेविएट किया C वाला, तो C का चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा, सिंपल है, ये बढ़िया सवाल है। अ टॉय कार with charge Q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field E. Due to the force QE, its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second. अब समझना, चार्ज पार्टिकल था Q, टॉय कार पर चार्ज है Q, moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field E. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में E चलना शुरू किया,
t इज इक्वल टू 0 पे ये रेस्ट में था, स्पीड 0 थी। t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट में था, स्पीड 0 था, ठीक है। ड्यू टू द फोर्स क्यू इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 6 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी 0 से 6 मीटर पर सेकंड हो गया है, टाइम 1 सेकंड, ठीक है सर। 1 सेकंड ड्यूरेशन। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स। ये इसी 6 मीटर पर सेकंड चल रहा था, उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर दिया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको 0 से 6 मीटर पर सेकंड तक एक्सेलरेट किया है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड रिटार्ड करना शुरू करेगा। हाँ, सेमी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेमी चार्ज है, सेमी रिटार्डेशन है। तो जितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा था, 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड गेन किया, उतने एक्सेलरेशन से रिटार्ड हो रहा है। तो 6 मीटर पर सेकंड से क्या ये अगले 1 सेकंड में, मतलब टोटल टाइम 2 सेकंड हो रहा होगा, तब ये चार्ज पार्टिकल रुक जाएगा, यस और नो? सही है भाई। बता एक्सेलरेशन बता कितना है सर? एक्सेलरेशन है 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1। क्या एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया? मतलब 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी है। हाँ, अब वही एक्सेलरेशन को पीछे कर दोगे तो 1 सेकंड में 6 छीन लेगा। तो 1 सेकंड में 6 छीन लिया, मतलब 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 0। ओके सर। फिर इज रिवर्स, द कार कंटिन्यू टू मूव फॉर 2 मोर सेकंड। मतलब 2 सेकंड तक और चला है। अगर ये 2 सेकंड तक और चला है, मतलब यहां से 2 सेकंड तक और चला है, तो 1 सेकंड तक तो रेस्ट में आएगा। फिर पीछे की तरफ जब चलना शुरू करेगा तो यहां पहुंचेगा और उसकी वेलोसिटी फिर से उतने ही एक्सीलरेशन से अगले 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड होकर यहां पहुंचेगी। ये देखो वो वाला मोशन हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी टाइप। सर कैसे? देखो 6 मीटर पर सेकंड से देखा, जितना एक्सीलरेशन पीछे है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो पीछे ही है लगातार 2 सेकंड तक। तो 1 सेकंड में रुकेगा, फिर 1 सेकंड में वहां जाएगा। अब तुमसे बोला है कि द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार बिटवीन 0 टू 3 सेकंड। तो एवरेज स्पीड अगर तुम निकालोगे तो ये आएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम तो 3 है। और एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो ये आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। अब हमें निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर कैसे निकालें? तो एक बात बताओ, 0 से रेस्ट से, मतलब स्टार्टिंग टाइम 0 से रेस्ट से 1 सेकंड में इतने एक्सीलरेशन से कितना चला, क्योंकि एक्सीलरेशन हमने चेंज इन वेलोसिटी से निकाल लिया था। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो सिर्फ 1 सेकंड तक, 0 से 1 सेकंड तक देख रहे हो, तो S बराबर होगा u 0 था 0, हाफ एक्सीलरेशन की वैल्यू 6 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो कट के 3 मीटर आएगा। हाँ सर 3 मीटर। अब रेस्ट से 1 सेकंड में 3 मीटर चला, यह भी तो रेस्ट में है, और उसी पीछे की तरफ एक्सीलरेशन उतना ही मिल रहा है। तो क्या ये भी 3 मीटर होगा? हाँ सर ये भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर है, तो यहां से यहां तक ये भी 3 मीटर है। भाई 6 से 1 सेकंड में रेस्ट में आया, फिर रेस्ट से 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड तक 3 मीटर डिस्टेंस चला। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 3 3 3 3 3 6 3 3 9 9 मीटर। 9 बटा 3, तो एवरेज स्पीड आएगा 3 मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो इनिशियल पॉइंट से 6 आगे गया, फिर 3 पीछे आ गया, तो ये डिस्टेंस तो 3 ही मीटर है गया। तो 3 बटा 3 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। मजा आ गया क्वेश्चन में? तो बता देना सर, ये नीट 2018 का सवाल है, बहुत आसान है, लेकिन सर मजा आ गया सवाल को करने में। बताइए पहले क्या पूछा है? पहले पूछा एवरेज वेलोसिटी, ये भी देख लिया करिएगा। एवरेज वेलोसिटी 1, एवरेज स्पीड 3, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिएगा ध्यान से। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट as shown in a figure. An electron enter in the first symmetrically between the plate with kinetic energy 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द लेंथ ऑफ द each plate is 10 सेंटीमीटर, दोनों प्लेट का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। द एंगल थीटा ऑफ द डिवीजन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज कम्स आउट ऑफ द फील्ड इज, देखो ऐसे गया है तो एक्स एक्सिस में चल रहा था, लेकिन फाइनली ये थोड़ा टेढ़ा ऐसे निकलेगा, तो एक्स एक्सिस से जितना डेविएट हुआ वही तो है। अब देखो यहां से पॉजिटिव से निगेटिव तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक प्रेजेंट है, तो यही तो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हाँ सर, तो tan थीटा आपको बताया था क्या होता है, देखो कितना सिमेट्रिकली, कितनी बार ये पूछा है, QED बाई 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, चार्ज बोलो कितना है, तो इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज E होगा, चार्ज E। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम मतलब 10 है। डिस्टेंस बोलो कितना, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10 का पावर -2 बटा 2। काइनेटिक एनर्जी बोलो, काइनेटिक एनर्जी अब देखो क्या दिया, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चेंज करने की जरूरत नहीं है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चेंज करने की किसी से जरूरत नहीं है, क्योंकि E से ही तुम्हारा कट जाएगा। अच्छा, तो 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 1 आ गया, तो नीचे तो 1 आ गया, ऊपर क्या है तो 100 और 10 का पावर -2, ये भी 1 आ गया। तो tan थीटा 1 मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अ सिस्टम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q by M is equal to 2 into 10 to the power 11 कूलम पर kg। तो ये चार्ज बटा मास का रेशियो दे दिया, एंड वेलोसिटी 3 into 10 to the power 7, वेलोसिटी दिया है 3 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड, इज डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड 1.1 जूल
किलो वोल्ट पर मीटर, जूल नहीं, मतलब जे कैड में डिफ्लेक्ट हुआ, तो वाई जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो हुआ 1.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। एक मिनट, एन इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, अरे यार 1.8 के की डायरेक्शन में, किलो, किलो मतलब 10⁻³ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड जे डायरेक्शन में। द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन ऑफ 10 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड जितने लेंथ तक है वो 10 सेंटीमीटर तक along x. Due to the electric field, the deflection of the charge particle in y direction is, y डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन कितना होगा, y डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन कितना होगा, y डायरेक्शन में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही कितना होगा, लेकिन वेलोसिटी तो हमने x में दिया था, वेलोसिटी x में दिया, y डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्शन होगा निकालना है, कैसे निकालोगे, तो सर ये वही जो कंसेप्ट आपने पढ़ाया था, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका मैंने v स्पीड से, तो चार्ज पार्टिकल को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा डी बाई वी, और ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी नहीं था लेकिन एक्सीलरेशन था, जिसके वजह से हो जाएगा हाफ एक्सीलरेशन क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू सिंपल आ जाएगा हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी, टी हो गया डी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका हाफ, चार्ज की वैल्यू बोलिए बेटा, तो चार्ज बटा मास दोनों तुमको दे दिया है, देखो 2 इंटू 10⁻11, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 1.8 इंटू 10⁻3, और डी कितना दिया है, डी है 10 सेंटीमीटर, मतलब 100 इंटू 10⁻⁻4 डी का होल स्क्वायर, बटा स्पीड कितना दिया है 3 इंटू 10 का पावर 7, तो 9 इंटू 10⁻14, ये आ गया भाई। अब यहां से निकाल लो वाई कितना होगा, 2 से 2 कटेगा, 10 का पावर 11 से 10 का पावर 14 काटोगे तो 10 का पावर 3 आ गया, 10 का पावर 3 से 3 कट गया, वाह बेटे की मौज हो गई। 9 और 0 1.8 तो ये 0.2 आ जाएगा, इंटू 100 और 10 का पावर -4 मतलब 10 का पावर -2, तो ये 0.2 सेंटीमीटर आ रहा है, एमएम में 2 mm आ जाएगा, एमएम में क्या आ जाएगा 2 mm, 0.2 सेंटीमीटर इज 2 mm। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, अच्छा बताइए इन सब में क्या सीखने को मिल रहा है, कैलकुलेशन ही तो है, बाकी तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है। अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम जस्ट प्रिवेंट अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास 0.1 ग्राम फॉलिंग, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट इज। सवाल मुश्किल है क्या, नहीं, लेकिन इसमें यूनिट से खेलना मुश्किल है कि पहले नीचे mg लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर फोर्स लगेगा QE, QE बराबर mg हो गया, अब बोला है चार्ज, तो चार्ज बराबर हो जाएगा mg बाई E। अब E तुमको दिया देखो 0.1 ग्राम, मतलब ये दिया है तुम्हें 1 इंटू 10⁻⁻4 kg, 0.1 ग्राम, ग्राम होता है 10 का पावर -3 kg। फ्रॉम द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट इज, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया है, तो G की वैल्यू 10 लिख लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 4.9, 5 लिखने में कोई क्या बुराई है, 5 इंटू 10 का पावर 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/5, सॉरी 5 से 10 कटेगा 2, 2 इंटू 10 का पावर 9, 2 इंटू 10 का पावर 9 आना चाहिए ये रहा, और बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो चलेगा, ये बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट देखो, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 8m बाई E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दिया है देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया 8m बाई E वोल्ट पर मीटर, क्रिएटेड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी, लेंथ 1 मीटर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितने डिस्टेंस में प्रेजेंट है वो 1 मीटर दिया है। देख रहे हो, मैं जानबूझ के ऐसे सवाल नहीं दिया तुम्हें, ऐसे सवाल मल्टीपल टाइम्स पूछे हैं और थोड़ा थोड़ा डेटा घुमा के, कंसेप्ट घुमा के पूछा है। देखो पढ़ने के लिए कुछ भी पढ़ो, लेकिन वो तो पढ़ना पड़ेगा ना गुरु, जो सबसे ज्यादा हाईली प्रोबेबल है, क्या पिछले 20 साल में जितने सवाल जहां से जैसे बन सकते हैं 100% उसके कराने के बाद ही मैं आपको कुछ अलग तरह की चीजें क्लास में पढ़ाता हूँ। इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, तुम करना नीट और जेई के PYQ, तुमको समझ में आ जाएगा कि मास्टर तुम्हारे लिए कितना मेहनत किया है। इन द फिगर, इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन द फील्ड सिस्टमैटिकली बिटवीन द प्लेट विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्पीड 2 मीटर पर, एंगल ऑफ द डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कम आउट ऑफ द थीटा पूछा, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है QED बटा MB स्क्वायर। अब Q तो हमें नहीं पता तो E रख लेते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखा 8m बाई E, नहीं इलेक्ट्रॉन है तो E हो जाएगा, सोनी फिगर इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, इलेक्ट्रिक फील्ड है 8m बाई E, डिस्टेंस है 1 मीटर, डिवाइडेड में मास m है, और स्पीड दिया है तुमको 2, तो 2 का होल स्क्वायर 4, ये 2 मीटर पर सेकंड, 2 का होल स्क्वायर 4। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखियो प्लीज, m से m कट गया, E से E कट गया, तो 1/4 है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/4 है, बस 8 भी तो है, 4 से कटेगा 2 आएगा 2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इज योर करेक्ट आंसर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इज योर करेक्ट आंसर। बताओ सर आसान है। नेक्स्ट देखिए, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 10 मिलीग्राम
मतलब मास उसका दिया है 100 इंटू 10⁻³ मिली, और ग्राम की वजह से 10⁻³ मतलब देख रहे हो, तुम्हें यूनिट से ही तो खेलना है एक्स्ट्रा। बताओ, और ये चीजें आप सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के नहीं सीख सकते। बताओ, सिर्फ कंसेप्ट से काम चलेगा कि साम दाम दंड भेद सब सीखना पड़ेगा? खुद ही बताओ। सारी चीजें सीखनी पड़ेगी कि सिर्फ कंसेप्ट से काम चल जाएगा? देखो ना, ये से डिकोड करना पड़ेगा। 100 की वजह से 100 मिली मतलब 10⁻³ ग्राम मतलब 10⁻³ थ्रोन अपोजिट डायरेक्शन टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, चार्ज ऑन द पार्टिकल इज 40 माइक्रोकूलम एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज इतना, हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल। ये तो सवाल नीट का है। सवाल नीट का है, कितना डिस्टेंस चल के रुकेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट फेंकेंगे तो। स्टॉपिंग डिस्टेंस का सवाल है। यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू रिटार्डेशन। रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी होती है? रिटार्डेशन की वैल्यू होती है क्यू ई बाई एम। तो ये m ऊपर चला जाएगा तो एम यू स्क्वायर बटा 2 QE। मास बोलिए, तो मास यही तो था, 10⁻⁻6 और 10⁻², तो 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। यू स्पीड बोलिए सर 200, तो 200 का होल स्क्वायर 200 गुना 200 बटा 2। चार्ज की वैल्यू बोलिए 40 माइक्रोकूलम मतलब 40 इंटू 10⁻⁻6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻5। अब सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4, 10⁻4 से 10⁻⁻4 कैंसिल। अब तुम्हारे ये 2 से 2 कैंसिल, 10⁻5 से 10⁻⁻6 जाएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻1। इससे ये 0 कैंसिल, दो ऊपर में बचेगा तुम्हारा 2, नीचे बचेगा 4, तो ये तुम्हारा आ गया 1/2 मतलब 0.5 मीटर। लो भाई, 0.5 मीटर इज करेक्ट आंसर। बताओ, क्या अलग पूछ लेता है जेईई मेन? क्या पूछ लेता है? तुमको क्या पढ़ना चाहिए? तो कुछ भी अगर पढ़ोगे ना तो भाई साहब समेट नहीं पाओगे और एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। वो चीजें पढ़ोगे जो एकदम हाईली रिलेवेंट नीट में पूछा जाता है तो तुमको मजा आ जाएगा, चाहे जेईई हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। A body having a specific charge 8 microcoulomb per gram is resting on a frictionless plate and distance 10 centimeter from the wall, as shown in figure. It start moving towards the wall when the uniform electric field of 100 volt per meter is applied horizontally towards the wall. If the collision of the body with the wall is perfectly elastic, collision कैसा है? Elastic है, then the time period of the motion will be। तो टाइम पीरियड ऑफ द मोशन क्या होगा? मतलब यहां से चल के यहां तक आने का टाइम पूछा है। इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो यहां से चल के यहां तक आने का टाइम पूछा है। तो सबसे पहले यहां से यहां तक का जाने का टाइम निकाल लो। तो डी बराबर हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो डी बताओ कितना है? तो टाइम लिखो ना सीधा, 2dm बटा क्यू इंटू ई रूट अंडर 2 डी की वैल्यू बताइए चाचा। तो डिस्टेंस 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 दिया 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻²। मास बोलिए चाचा, तो मास 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 हैविंग स्पेसिफिक चार्ज दिया, चार्ज बटा मास। तो नीचे चार्ज है ऊपर मास, तो चार्ज बटा मास नीचे लिख दो। कितना है? 8 इंटू 10⁻⁻6। तो 8 माइक्रो की वजह से 10⁻⁻6 बटा ग्राम, तो बटा ग्राम का नीचे केजी में लिखो 10⁻⁻3 नहीं आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दिया 100 ये दिया। देख लो कितना तामझाम करके घुमाया है चीजों को। अब चलिए अब सॉल्व करिए इसको। तो 10⁻⁻3 10⁻⁻6 कट के आएगा 10⁻⁻3। 10⁻⁻3 से 10⁻⁻2 कटोगे 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 100 से मल्टीप्लाई करोगे बचोगे 10, और 10 से कट गया 10। ओ भाई साहब, तो ऊपर बचा 2 नीचे बटा आपका 8, ये तो बचा। तो 1/4, 1/4 बाहर निकलेगा तो हाफ सेकेंड मतलब 0.5 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। अब बोला है आपसे, if apply horizontal towards the wall, if the collision of the body elastic, the wall is perfectly elastic, then the time period of the motion, मतलब यहां से चल के यहां तक आने का टाइम पीरियड क्या हुआ? टाइम पीरियड एक्चुअल में डिफाइंड होता है टोटल मोशन को रिपीट करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या होता है? यहां से चला, यहाँ पे कोलाइड किया, फिर यहीं आ गया, तो इसको टाइम पीरियड कहेंगे। तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो? जितना जाने का उतना आने का, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। सही है सर, मजा आ गया। नेक्स्ट देखिए। अब ये सवाल आपको आते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे लैंग्वेज की वजह से। सवाल बहुत इजी है, आपको आता है, सब कुछ इसमें आता है, लेकिन ये पूछा ही एक अलग तरीके से चीजों को घुमा के। क्या घुमा के पूछा है और इसमें मजा आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या घुमा के पूछा है। आइए देख लेते, आइए देख लेते, छोड़ते नहीं है चीजों को। अ चार्ज पार्टिकल व्हेन मास m एंड चार्ज q मूव्स अलोंग द x एक्सिस विद वेलोसिटी v0। x एक्सिस में v0 वेलोसिटी चल रहा है। व्हेन इट पासेस थ्रू द ओरिजिन इट्स इंटर अ रीजन हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर माइनस E0 j कैप, मतलब नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, E बराबर E0 j कैप है मतलब नीचे की तरफ आ गया। हाँ, अब यहां पे ओरिजिन से 0,0 से इंटर किया है चार्ज पार्टिकल विथ स्पीड v0। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा सिर्फ d डिस्टेंस तक प्रेजेंट है, ठीक है।
विच एक्सटेंड अप टू डी तक। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द रीजन एक्स इज ग्रेटर देन डी। देख रहे हो क्या समझदारी की है? एक्स जब डी से बड़ा है उस रीजन में पाथ पूछा है। तो माने की ये बोला है यहां से चार्ज पार्टिकल ऑफ फेंका तो वेलोसिटी एक्स में एंड फोर्स तुम्हारा वाई में लगा तो एक्सीलरेशन वाई में आएगा क्यू बाई एम। पार्टिकल ऐसे गया यहां पहुंचा तो यहां तक नीचे की तरफ एक्सीलरेशन था, आगे इनिशियल वेलोसिटी था। तो एक्सीलरेशन की वजह से नीचे वेलोसिटी डेवलप करता जाएगा, पाथ पैराबोलिक होगा। कांस्टेंट एक्सीलरेशन से इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर पार्टिकल चलता है, इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है और इधर ही लगातार एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो वो हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, वैसा हो गया। अब आपसे बोला है कि जब ये x बराबर डी हो, x ग्रेटर देन डी हो जाए, मतलब इस रीजन में पहुंच गया, तो यहां पे इसका पाथ बताओ। क्या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसका पाथ तुमसे पूछा, इसका पाथ ही नहीं पूछा, तो स्कैम हो गया कि नहीं? अरे सर हाँ यार, ये तो गड़बड़ कर दिया। हाँ, अब कैसे करोगे? सबसे पहले बताओ, जब यहां से चल रहा था तो फोका था एक्स एक्सिस में, अब एक्स एक्सिस से थीटा एंगल नीचे, हाँ वही थीटा एंगल क्या इस लाइन का स्लोप हो गया? उसी स्ट्रेट लाइन पे तो चल रहा है। तो tan थीटा की वैल्यू तो तुम्हें पता होती है सर, कितना? तो क्यू ई डी बटा एम वी नॉट का स्क्वायर, ये tan थीटा होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लिखोगे y बराबर mx प्लस सी। तो y स्लोप की वैल्यू बताइए, तो स्लोप देखो निगेटिव है क्योंकि x एक्सिस से नीचे की तरफ चल रहा है। भाई x एक्सिस से नीचे की तरफ लोगे तो निगेटिव ही तो लोगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस क्यू ई डी बटा एम वी नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी। क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट होता है कि इनिशियल कहां कट किया, तो ओरिजिन तो यहां था, या इनिशियली वो एक्स एक्सिस के नीचे कट किया है, असल वो एक्स एक्सिस से नीचे थोड़ा सा कट किए हुए, तो वो तुम्हारा इंटरसेप्ट हो गया और वहां से पार्टिकल आगे भागा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाई लेंथ, ये वाई लेंथ, ये तुम्हारा वाई लेंथ। इस वाई की वैल्यू कितनी होगी? तो वाई की वैल्यू तो निकालना जानते हो ना, कैसे निकालते बोलो? हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। टी कितना होता है? ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी स्क्वायर बटा वी नॉट का स्क्वायर, डी स्क्वायर बटा वी नॉट का स्क्वायर। बोलो अब यहां से देखो y बराबर, क्या हाफ कॉमन निकलेगा? क्यू ई बाई एम कॉमन निकलेगा, हाँ वी नॉट का स्क्वायर कॉमन निकलेगा। देखो क्यू ई बाई टू एम वी नॉट का स्क्वायर, क्यू ई बाई, इसमें टू नहीं है, अच्छा 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 टू मत निकालो फिर, क्यू ई बाई एम वी नॉट का स्क्वायर कॉमन निकलेगा। देखो क्यू ई बाई एम वी नॉट का स्क्वायर, क्यू ई बाई एम वी नॉट का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ठीक है ओके। अब यहां पे बच गया तुम्हारा डी स्क्वायर बाई टू माइनस ऑफ एक्स, कुछ ऐसा आना चाहिए, या फिर y को भी निगेटिव लोगे तो दोनों निगेटिव आना चाहिए, दोनों निगेटिव तो किसी में नहीं, ये तो इक्वेशन होगा नहीं। तो तुम्हारा आंसर कौन सा बैठ रहा है? अच्छा डी वाई टू माइनस एक्स में एक ही टर्म है, देखो भाई एक ही टर्म है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है? यहां से बस कैलकुलेशन देखो, डी स्क्वायर बाई टू तो तुमने लिया है, ठीक है, यहां पे dx है ना ये, अच्छा तो d और कॉमन निकल जाएगा, तो क्यू ई डी बटा एम वी नॉट का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा? एक और d निकल गया तो ये आएगा तेरा d बाई टू माइनस एक्स, तो क्यू ई डी बाई एम वी नॉट का स्क्वायर। देखो ये d को कैपिटल D लिख दिया गलती से, स्मॉल d लिखना था, तो क्यू ई डी बाई एम वी नॉट का स्क्वायर d बाई टू माइनस एक्स, यही बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मैच कर रहा है। d बाई टू तो है ही नहीं कहीं पे, और एक टर्म तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहां से तुम्हारा इक्वेशन शुरू होगा। तो पहले तो पैराबोलिक चल रहा था, बाद में स्ट्रेट। तो इसमें नीट में ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं कि जब x लेस देन डी नॉट डी है, जब x लेस देन डी है, जैसे ये x ग्रेटर देन डी है, इसके लिए पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर x लेस देन t है तो पाथ पैराबोला होगा। ये भी तो सवाल पूछ सकता है। अब ये नहीं बोलेगा अंदर बाहर, वो बोलेगा ये x और ये x है, तो बात पाथ बताओ क्या होगा। लैंग्वेज में घुमा के पूछ सकता है। मोक्ष मिल गया तो बताओ, क्या तुमको पढ़ने के बाद सेटिस्फैक्शन मिला कि नहीं? इसको करने के बाद क्या तुमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मिला कि नहीं, कि हाँ चीजें बहुत अच्छे तरीके से हमको समझ आई, और इस तरह से घुमा के भी सवाल पूछेगा तो हम कर ले जाएंगे। सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट। चलिए, थ्री चार्ज माइनस Q1 प्लस Q2 एंड माइनस Q3 आर प्लेस्ड एंड शोन इन अ फिगर। द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन माइनस Q1 इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखो माइनस Q1 पे इसके और इसके वजह से जो भी फोर्स आएगा उसका x कंपोनेंट पूछा है, तो ये प्लस Q2 इस Q1 को तो अपने पास अट्रैक्ट करेगा, इसका फोर्स बताइए क्या होगा? ये F1, और ये माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा तो इधर जाएगा F2। तो इस F1 और F2 का सिर्फ x कंपोनेंट पूछा। अब लो भाई साहब, कितना सुंदर सवाल बनाया है बहुत बेसिक सवाल, लेकिन कंसेप्चुअल देखो। कह रहे थ्री चार्ज माइनस Q1 Q2 एंड माइनस Q3 आर प्लेस्ड एंड शोन इन अ फिगर। द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन माइनस Q1 इज प्रोपोर्शनल टू।
माइनस Q1 पे x कंपोनेंट ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनल टू पूछा है। क्या करोगे, ध्यान सुनो। सबसे पहले मुझे सिर्फ नेट फोर्स का x कंपोनेंट चाहिए, तो F1 तो पूरा का पूरा x में, तो F1 की वैल्यू बोलो क्या होगा सर, K Q2 Q1 बटा डिस्टेंस b का होल स्क्वायर, पूरा पूरा x में। दूसरी बात, F2 का कौन सा कंपोनेंट दे जाएगा, तो वर्टिकल से थीटा बना रहा, ऐसे लाइन खींचूंगा, ये ऐसे गया फोर्स, वर्टिकल से थीटा, वर्टिकल से F2 साइन थीटा जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा F2 साइन थीटा। ये x कंपोनेंट ऑफ F1 है, और F2 का x कंपोनेंट आएगा F2 साइन थीटा। तो F2 बोलो क्या है सर, के Q3 Q1 बटा a का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो नेट फोर्स दोनों पॉजिटिव x में है, दोनों को ऐड कर दो। नेट फोर्स का कंपोनेंट पूछा, सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं, सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं। अब ये Q2 बाई बी स्क्वायर है, प्रोपोर्शनल पूछा है, तो दोनों को ऐड करोगे तो Q1 तो दोनों में, तो Q1 को नेग्लेक्ट करो, तो ये Q1 के तो बाहर आ जाएगा, तो Q2 बाई बी स्क्वायर और Q3 बाई ए स्क्वायर, Q2 बाई बी स्क्वायर, Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा, ये आंसर आ गया। कॉस तो आ नहीं रहा, कॉस क्यों नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे और डायग्राम बनाता हूं। ऐसे खींचा, ऐसे खींचा। अब मुझे बस इतना बता दो, ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया, तो ये लाइन वर्टिकल से कितना बनाएगा, थीटा। ये इसका रिपल्सन होगा F2 इधर, और इसका अट्रैक्शन F1। F1 तो पूरा x में, और इसका साइन वाला कंपोनेंट x में आएगा, और नेट फोर्स का सिर्फ x कंपोनेंट पूछा है। बताओ मजा आया कि नहीं आया। हाँ सर, पैसा वसूल है। ये तो बहुत आसान सवाल है। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, देखिए ये क्या कह रहा है, 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज सोन आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोलेशन राइट एंगल ट्रायंगल, बीच ऑफ द नंबर वेक्टर कोइंसाइड डायरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट चार्ज यहां रखा, एक पॉइंट चार्ज यहां रखा, एक पॉइंट चार्ज यहां रखा है, तीनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, ये पूछा है। बड़ा आसान है कि पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही इधर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड दो के डायरेक्शन में आएगा। अरे सर क्या था ये, बहुत आसान सवाल था, प्रेजेंस ऑफ माइंड का था। ये खूबसूरत सवाल है, एक बहुत बढ़िया सवाल, और हाईली रिलेवेंट टू द नीट। मैं बोल रहा हूं हाईली रिलेवेंट टू द नीट। अब कह रहा है कि एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जिसमें 4 वायर है, एक ये सेमी सर्कुलर सर है, दूसरा एक स्ट्रेट, तीसरा एक सेमी सर्कुलर, चौथा एक सबके वैसे नेट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता करो। नेट सेंटर पे सबके वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बता। देखो ना, ये कह रहा है टू सेमी सर्कुलर रिंग lying in the same plane of uniform linear charge density lambda have radius r and 2r. They are joined using the two straight uniformly charged wire of linear charge density lambda and length r shown in a figure. Then magnitude of electric field at the common center of the semicircular ring is. कॉमन सेंटर ऑफ सेमीसर्कुलर रिंग पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो सबसे पहली बात देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का जितने डिस्टेंस पर आएगा आगे की तरफ, उतना ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उतने ही लीनियर चार्ज डेंसिटी, उतने ही डिस्टेंस पर ई ऊपर आएगा, ये कैंसिल हो गया। आहा शाबाश। ये पॉजिटिव चार्ज का आगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लैम्डा बाई आर, तो 2k लैम्डा बाई आर, आर है 2r, और इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, तो माइनस कर दो नेट के लिए, तो 2k लैम्डा बाई स्मॉल आर, 2 से 2 कट गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2k लैम्डा बाई आर और k लैम्डा बाई आर। 2k लैम्डा बाई आर से k लैम्डा बाई आर घटाओगे तो माइनस k लैम्डा बाई आर, माइनस डायरेक्शन को बता रहा है। k लैम्डा बाई आर आंसर, k की वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाई आर, तो 1/4 से लैम्डा बाई 2 आर गलत है। 3 कहां से आ रहा है, 2 कहां से आ रहा है, चौथा आंसर आ गया। मजा आ गया। ये सवाल शानदार। ये ग्राफिकल एनालिसिस जब आपको बताया था तो आपको मजा आया था कि नहीं आया था? अच्छा, थोड़ा थोड़ा आया था। आज आपको और आएगा, आज आपको और दिलाएंगे मजे। आइए, ये तुम्हारा एक सवाल है। 2 point charge Q1 and Q2 of equal magnitude are placed at a certain distance apart from each other. Then the चार ऑप्शन में फिगर, 4 फिगर बनाए और उसके करस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शन बनाए। ये कब होगा सही ग्राफ, अगर Q1 और Q2 का क्या नेचर होना चाहिए? करो सर, ये कैसे करेंगे? दिमाग से। अगर Q1 और Q2 में पहला ऑप्शन उठाओ, दोनों पॉजिटिव बोल रहे, दोनों पॉजिटिव ले लो, ये दोनों पॉजिटिव होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा? नहीं। क्यों सर? अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। इस 0 कहां हो रहा है? अरे हाँ, तो 0 नहीं हो रहा है, दोनों पॉजिटिव वाला ऑप्शन गलत हो गया, और निगेटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव वाला आंसर भी गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया। अगर दोनों पॉजिटिव होता तो सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। कहां 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर मैं ये दो ऑप्शन काट दिया, प्लस माइनस लो, तो ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए और प्लस की वजह से आ गए, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। हाँ सर, तो सही है। पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये सही लग रहा है। पहला माइनस दूसरा प्लस, अगर पहले को मैं माइनस रखूं दूसरे को प्लस रखूं, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे तो नीचे बनना चाहिए, और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ तो नीचे बनना चाहिए। तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो यही सही बैठ रहा है। प्लस प्लस अगर लूं तो दूसरे ऑप्शन में,
तो ये तुम्हारा प्लस है और ये तुम्हारा प्लस है, तो प्लस की वजह से ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो प्लस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0, ये भी प्लस है, इस प्लस का पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पॉजिटिव से दूर, और इस पॉजिटिव से दूर मतलब इसका आगे। देखो ये यहाँ डोमिनेटिंग करेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, ये सही लग रहा है, ये भी सही बैठ रहा है। माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ, प्लस से इससे दूर, तो पूरे रीजन में निगेटिव आएगा, सही बैठ रहा है यार। और ये माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस, माइनस माइनस का बीच में जीरो हो सकता है, देखो प्लस माइनस के बीच में कभी जीरो नहीं होगा, तो माइनस माइनस का यहाँ पे जीरो, अब यहाँ पे माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा और यहाँ पे माइनस की तरफ जाएगा, तो इस रीजन में देखो आगे गया और इस पे पीछे, तो पीछे निगेटिव, और ये सही बैठ गया है, दूसरा आंसर आएगा 100%। फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ऐसा सिस्टम बनाया हमने, एक ऐसा सिस्टम बनाया, ध्यान से देखिएगा, ये प्लस 2q चार्ज है, ये माइनस q चार्ज है, ये प्लस 3q चार्ज है और ये माइनस 4q चार्ज है। तो सबसे पहले बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा कि नहीं बनेगा। सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या ये सच में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कन्फिगरेशन बन रहा है। हाँ, जोरदार बन रहा है। कैसे? प्लस 2 कूलम, प्लस 3 कूलम, 5 कूलम, और माइनस 4 कूलम और माइनस q कूलम, 5 कूलम, माइनस 5, प्लस 5 माइनस 5 है। अब क्या हम करते हैं कि माइनस q तो रहने दो और यहाँ पे 2q भी रहने दो, ये 2q का पेयर यहाँ से माइनस 2q के साथ बना, यहाँ पे 4q था, माइनस 2q साइड में निकाल लो, प्लस 3q में से एक q निकाल लो और एक 2q निकाल लो, ठीक है, एक q निकाल लो और एक 2q निकाल लो। क्या 3q हो गया प्लस में? हाँ 3q हो गया, माइनस 4q हो गया, सही बैठ रहा है। अब यहाँ पे क्या करो, इस माइनस q का इस प्लस q के साथ बना, तो माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट आएगा P बराबर q इंटू एल। इस माइनस 2q से प्लस 2q का डाइपोल मोमेंट आगे बनाओ, P बराबर 2q इंटू एल, और इसका बन गया, इसका 2 का बन गया, ये प्लस 2 माइनस 2, इसका ऊपर की तरफ होगा 2q इंटू एल। तो बताओ नीचे QL, आगे 2QL, ऊपर QL, तो ऊपर QL, सॉरी ऊपर 2QL और नीचे आपका है QL और आगे आपका 2QL, तो ये दोनों कट के ऊपर बचेगा सिर्फ आपका QL। QL और 2QL 90 डिग्री पर नेट सम क्या हो जाएगा? तो नेट सम हो गया 2QL, अगर मान लो इसको x बोलते हैं तो 2x है, अब दोनों का वेक्टर सम बोलो क्या होगा 90 डिग्री, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो क्या ये आ जाएगा आपका 5x स्क्वायर, x बाहर तो x रूट 5, x की वैल्यू किसको माना था हमने? QL को, तो QL इंटू रूट 5 इज योर करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया? सर इजी है, ये एक शानदार सवाल, बहुत बहुत तगड़ा सवाल, ये AIEEE का पूछा हुआ, जेई के एंट्रेंस का पूछा हुआ सवाल है। क्या है? डाइपोल को टेढ़ा रखा है, एक डाइपोल है तुम्हारा, पहला 8p का, मतलब डाइपोल मोमेंट 8 पे, थीटा एंगल पे, और ये थीटा एंगल पे नीचे निगेटिव साइड में a पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। सबसे पहले इस डाइपोल का 2 कंपोनेंट लोगे, एक आगे लोगे, आगे क्या आएगा 8p cos थीटा, और एक ऊपर लोगे, ये आएगा आपका 8p sin थीटा। यहां पे इसका एक आगे होगा p cos थीटा और एक नीचे होगा p sin थीटा, मानते हो? 2 कंपोनेंट ले लिए, देखो ना, इस p का डाइपोल वेक्टर होता है, इसका कंपोनेंट 8p cos थीटा 8p sin थीटा, ये डिस्टेंस है आपका r, और यहां से r डिस्टेंस पर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो हमें एक नहीं 4 डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तरह से टेढ़ा क्यों किया भाई? ना तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से 8p से जो टेढ़ा जा रहा है, ना तो इक्वेटोरियल लाइन है, ना तो एक्सियल लाइन है, तो इक्वेटोरियल एक्सियल जब तक नहीं बनेगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो 4 डाइपोल बनेंगे। अब सुनो, इस p sin थीटा का डाइपोल मोमेंट पीछे है, तो ये इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन हो गया p sin थीटा के लिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट मतलब ऊपर होगा, ये होगा kp sin थीटा बटा r स्क्वायर, और इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर है, यहां से इक्वेटोरियल पे इधर आओगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा, क्या है k 8p sin थीटा बटा, यहां से डिस्टेंस 2r हो गया, तो 2r का क्यूब मतलब 8r क्यूब, 8 से 8 कट गया, kp sin थीटा बाई r क्यूब, kp sin थीटा r क्यूब कैंसिल हो गया, ये सोच के बनाया था सवाल ये। अच्छा, अब देखिए दूसरा, तो कौन सा दूसरा? अब ये देखिए, ये p cos थीटा का इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ आएगा 2k p cos थीटा बाई r क्यूब, आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा, प्लस इसका बोलिए, तो 2k 8p cos थीटा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट 8p है, बाई 2r का क्यूब मतलब 8r क्यूब, 8 से 8 कट गया, तो kp cos थीटा बाई r क्यूब, 2kp cos थीटा बाई r क्यूब, 2kp cos थीटा बाई r क्यूब, 4kp cos थीटा बाई r क्यूब इज योर करेक्ट आंसर। बताइए मजा आया? हाँ सर। ये कैसा लगा असाइनमेंट ओवरऑल बताइए? ना तो दिमाग पे ज्यादा लोड पड़ा होगा, और बड़े स्मूथ से क्लास की चीजें रिवाइज हो गई होगी, बड़े अच्छे तरीके से नीट हो जाएगी, सारे अच्छे पीवाईक्यू भी हो गए होंगे, क्रिएटिव क्वेश्चन भी हो गया होगा, है ना? तो इन चीजों की प्रैक्टिस बेटा बहुत जरूरी है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, अच्छे से जरूर इसको कर लीजिएगा, और कौन से सवाल में कितना मजा आया जरूर बताइएगा।